Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। 6 दिसंबर 2025 शनिवार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जो मतलब किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी, वो 18वीं सदी में ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्ता, महत्वाकांक्षा और बदलाव की एक ऐसी दास्तान है जिसने आज के भारत की नींव रखी। हमारे पास है एनसीईआरटी की किताब का अध्याय 10 और साथ ही हम यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों पर भी नजर रखेंगे। जी, के सवाल बनते कहाँ से हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि इस बिखलाव के पीछे की असली वजह क्या थी और उस खालीपन को भरने के लिए कौन कौन सी नई ताकतें मैदान में उतरी। तो चलिए इस दिलचस्प दौर की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि इतने बड़े साम्राज्य में वो कौन सी दरारें थी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। ये सवाल ही सबसे जरूरी है। देखिए, इसकी जड़ें औरंगजेब के शासन के आखिरी दौर में ही पड़ गई थीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने दक्कन में मराठों के खिलाफ एक बहुत लंबी करीबन 25 साल की लड़ाई लड़ी। 25 साल? जी। और इस लड़ाई का असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ा कि शाही खजाना खाली हो गया, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी था। दशकों तक साम्राज्य के बेहतरीन सेनापति और सैनिक दक्षिण में फंसे रहे। तो उत्तर भारत का क्या हुआ? जो साम्राज्य का दिल था, वो प्रशासनिक और सैन्य रूप से एक तरह से लावारिस हो गया। जब घर का मालिक बाहर लड़ रहा था तो घर खुद ब खुद कमजोर हो रहा था, और जब औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए तब तो हालात और बिगड़ गए। बिल्कुल। उनके बाद जो बादशाह आए वे अपने ताकतवर मनसबदारों और सूबेदारों पर लगाम नहीं कस पाए। सूबेदार यानी प्रांतों के गवर्नर? हाँ, और ये बहुत चालाक थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रांत के राजस्व यानी दीवानी और सैन्य प्रशासन यानी फौजदारी दोनों पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, जब पैसा और ताकत दोनों एक ही आदमी के हाथ में आ जाए तो दिल्ली में बैठे बादशाह के लिए उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया। ये सोचने वाली बात है कि ईरान का शासक नादर शाह इतनी आसानी से दिल्ली तक कैसे पहुंच गया और उसे तबाह कर गया। क्या साम्राज्य की सीमाएं इतनी कमजोर हो गई थीं? यही तो संकट का सबसे बड़ा सबूत था। 1739 में नादर शाह का हमला सिर्फ एक लूट नहीं थी, वो मुगल साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह था। आप कल्पना कीजिए दिल्ली के लोगों की हालत। एक समकालीन लेखक ने लिखा है कि शहर में ऐसा कोई घर नहीं था जहां से रोने की आवाज ना आ रही हो। बाप रे। वो सिर्फ 60 लाख रुपए और सोने चांदी के बर्तन नहीं ले गया, वो मुगलों का इकबाल, उनका गौरव लूट कर ले गया। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन। हाँ, मयूर सिंहासन। उसका जाना सिर्फ एक सिंहासन का जाना नहीं था, वो मुगल सत्ता के खत्म होने का प्रतीक बन गया था। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी कई हमले किए। बिल्कुल। बाहर से लगातार चोट पहुंच रही थी। लेकिन अंदर सब ठीक था क्या? दरबार में क्या चल रहा था? अंदर के हालात तो और भी बुरे थे। दरबार ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के अमीरों के 2 गुटों में बट गया था। गुटबाजी? हाँ, ये गुट बादशाह बनाने और हटाने का खेल खेलते थे। बादशाह उनके हाथों की कठपुतलियां बन गए थे। इतनी बुरी हालत थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय जैसे बादशाहों की उनके ही अमीरों ने हत्या कर दी। अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया। जब बादशाह खुद सुरक्षित नहीं थे तो वे साम्राज्य को क्या ही संभालते। बिल्कुल। तो जब केंद्र यानी दिल्ली में सत्ता का ये हाल था तो जाहिर है कि प्रांतों के गवर्नरों ने अपना मौका देखा होगा। ये कोई सीधी बगावत नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अपनी आजादी का ऐलान करने जैसा था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया थी। 3 बड़े राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल इसी तरह उभरे। ये पहले मुगल प्रांत थे। हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद को आसफ जाह ने स्थापित किया, जो दरबार का एक बहुत ताकतवर अमीर था। उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया और उसने वहां जाकर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो बस नाम के लिए मुगल बादशाह का सेवक रहा। असल में वो एक स्वतंत्र शासक था। अच्छा।
उसने बड़ी समझदारी से उत्तर भारत से काबिल प्रशासकों और सैनिकों को लाकर दक्कन में बसाया और उन्हें जागीरें दी ताकि उसकी अपनी एक वफादार टीम तैयार हो जाए। और अवध में भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। वहां के संस्थापक बुरहानुल मुल्क सादत खां, उन्होंने भी यही मॉडल अपनाया। हाँ, लगभग वैसा ही। सादत खान ने भी सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी तीनों पद अपने हाथ में ले लिए और अवध को मुगल नियंत्रण से लगभग आजाद कर लिया। उन्होंने राजस्व वसूलने के लिए इजादारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ये एक तरह की ठेकेदारी थी, जहां सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता था। इससे राज्य को तो फायदा होता होगा, एक मुश्त रकम। हाँ, लेकिन अक्सर किसानों का बहुत शोषण होता था। और बंगाल में तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मुर्शिद कुली खां के समय कुछ नया हो रहा था, कुछ ज्यादा व्यावसायिक, है ना? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और जमींदारों से बहुत सख्ती से पैसा वसूला। ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो थी जगत सेठ जैसे साहूकारों और बैंकरों के एक नए वर्ग का उदय। मतलब अब पैसे वाले लोग भी सत्ता में आ रहे थे। बिल्कुल। पहले सत्ता पूरी तरह से सैन्य शक्ति और जमीन पर आधारित थी, लेकिन बंगाल में हम देख रहे हैं कि आर्थिक शक्ति यानी पैसा और क्रेडिट अब राज्य को चलाने के लिए उतना ही जरूरी हो गया था। और ये बात यूपीएससी मेंस के लिए बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था और राजनीति का रिश्ता। जी, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी और सत्ता का केंद्र सिर्फ तलवार से हटकर तिजोरी की तरफ भी जा रहा था। तो एक तरफ मुगल सूबेदार ही अपनी सल्तनतें बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी गुट थे जिनका मुगलों से रिश्ता हमेशा से ही कुछ अलग था, कभी सहयोग का, कभी स्वायत्तता का। इसमें राजपूतों का नाम सबसे पहले आता है। हाँ। उस उथल पुथल के दौर में उनकी क्या भूमिका थी? राजपूतों का मामला थोड़ा अलग था। आंबर यानी जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े राजपूत घराने मुगलों के वफादार सहयोगी थे और उन्हें वतन जागीरी मिली हुई थी। वतन जागीरी? हाँ, इसका मतलब था कि वे अपने पुश्तैनी इलाकों पर काफी हद तक आजादी से शासन करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की सत्ता कमजोर हो रही है तो उन्होंने बगावत नहीं की। तो क्या किया? उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, आसपास के मुगल इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसमें जयपुर के सवाई राजा जयसिंह का नाम बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक शासक या योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान खगोल शास्त्री और नगर नियोजक भी थे। बिल्कुल। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था। सवाई जयसिंह बहुत दूरदर्शी थे। वो 12 साल तक आगरा और 5-6 साल तक मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों के सूबेदार रहे। उनकी सत्ता दिल्ली से लेकर नर्मदा के किनारे तक फैली हुई थी। और जयपुर शहर? जयपुर शहर की स्थापना करना सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, ये ऐलान करना था कि अब इस क्षेत्र में एक नई, व्यवस्थित और आधुनिक शक्ति का केंद्र बन रहा है। उनकी वेधशालाएं, जंतर मंतर, वो विज्ञान और कला को संरक्षण देने के साथ साथ उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता का भी प्रतीक थी। ठीक है, तो कुछ ने साम्राज्य से अलग होकर राज्य बनाए, कुछ ने साम्राज्य के भीतर ही अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब उन समूहों की बात करते हैं जिन्होंने सीधे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दी और अपने दम पर राज्य खड़े किए। हाँ, इसमें सिखों का नाम सबसे पहले आता है। जी। सिखों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय मुगल दमन की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करके सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में बदल दिया था। और उनके बाद बंदा बहादुर? हाँ, बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया। हालांकि उसे दबा दिया गया, लेकिन संघर्ष की आग बुझी नहीं। सिख मिसलों में संगठित हो गए। मिसलें? ये क्या थीं? ये अपने अपने सरदारों के नेतृत्व में लड़ने वाले छोटे छोटे समूह थे, जत्थे थे। उन्होंने न सिर्फ मुगलों का सामना किया, बल्कि नादिर शाह और अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों को भी पंजाब में कड़ी टक्कर दी। और इन्हीं मिसलों को एकजुट करके महाराजा रंजीत सिंह ने एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की, है ना? बिल्कुल। महाराजा रंजीत सिंह ने 18वीं शती के अंत में इन सभी बिखरी हुई मिसलों को अपनी लीडरशिप में एकजुट किया और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने एक बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली सेना बनाई थी। उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? सतलुज नदी से लेकर पेशावर तक। यह उस दौर की सबसे मजबूत ताकतों में से एक था। और अब उस ताकत की बात करते हैं जिसने शायद मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मराठे।
शिवाजी से शुरू हुई ये लड़ाई पेशवाओं के समय में एक अखिल भारतीय शक्ति कैसे बन गई? मराठा साम्राज्य का विस्तार मतलब कमाल का था। शिवाजी ने देशमुखों यानी शक्तिशाली योद्धा परिवारों की मदद से एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। और उनकी मृत्यु के बाद सत्ता उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में आ गई और पूना, आज का पुणे, उनकी राजधानी बना। और पेशवाओं के दौर में रणनीति बदल गई। हाँ, अब वे सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे भारत में तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहे थे। उनके विस्तार का खर्चा बहुत ज्यादा रहा होगा, वो उसे कैसे उठाते थे? और यहीं पर चौथ और सरदेशमुखी जैसे शब्द आते हैं। बिल्कुल, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, ये मराठा संप्रभुता को जताने का तरीका थे। चौथ का मतलब था भू राजस्व का 25% हिस्सा। ये कहाँ से वसूलते थे? ये उन इलाकों से वसूलते थे जो सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन उन पर मराठा प्रभुत्व था। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था कि आप हमें चौथ दो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल। और सरदेशमुखी भू राजस्व का अतिरिक्त 9-10% था। ये इस आधार पर लिया जाता था कि मराठा राजा पूरे दक्कन के मुख्य देशमुख यानी सरदेशमुख हैं। और इसी पैसे से उनके सैन्य अभियान चलते थे। हाँ, इन्हीं करों से मिली रकम ने उनके सैन्य अभियानों को फंड किया और वे गुजरात, मालवा से लेकर दिल्ली तक छा गए। और इस कड़ी में एक और समूह का जिक्र जरूरी है, खासकर दिल्ली के आसपास के इलाके में, जाट। उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। जाटों की शक्ति का आधार कृषि था। वे बहुत कुशल किसान थे और उन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच के उपजाऊ कृषि क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो उनकी ताकत जमीन से जुड़ी थी। हाँ, चूड़ामन और बदन सिंह जैसे नेताओं के बाद सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने चरम पर पहुंची। उन्होंने भरतपुर में एक मजबूत राज्य की स्थापना की और दिल्ली के इतने करीब होने की वजह से उनका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि 18वीं सदी सिर्फ पतन और अराजकता का दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच है कि एक बड़ी शक्ति मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था, लेकिन उसकी राख से कई नई ऊर्जा से भरी क्षेत्रीय शक्तियां जन्म ले रही थीं। सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल रहा था। ये केवल बिखराव नहीं था, ये पुनर्गठन का दौर था। हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठे, सिख, जाट, ये सभी अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्रों में एक स्थिर शासन देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। हाँ, इसी राजनीतिक विखंडन ने एक नई बाहरी शक्ति अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि भारत एक केंद्रीय शक्ति के बिना कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर धीरे धीरे इन सभी ताकतों को एक एक करके हरा दिया। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। क्या? अगर ये क्षेत्रीय शक्तियां, खास तौर पर मराठे जो उस समय सबसे ताकतवर थे, अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक मजबूत अखिल भारतीय गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाते, तो क्या भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का इतिहास कुछ और होता? क्या एक मजबूत भारतीय संघ अंग्रेजों को रोक सकता था? ये सोचने वाली बात है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.